हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संदीप और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिफेक्शन के बारे में। डिफेक्शन यानी कि दल बदल। आजकल ये बहुत आम सी बात हो गई है कि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिफेक्शन से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफेक्शन से रिलेटेड, और उन रूल्स एंड रेगुलेशंस में क्या कमियां हैं जिनका फायदा उठाकर हमारे पॉलिटिकल लीडर्स पार्टियां बदलते हैं। और वैसे भी दोस्तों, हम इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस देखते हैं एंटरटेनमेंट से रिलेटेड वीडियो, तो कभी थोड़ा सा टाइम निकालकर इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस भी देख लेनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एंटरटेनमेंट वाली वीडियोस नहीं देखनी चाहिए, मैं खुद देखता हूँ, लेकिन नॉलेज को भी हमें उतना ही इंपॉर्टेंस देना चाहिए, इन्फॉर्मेशन को भी हमें उतना ही इंपॉर्टेंस देना चाहिए। और आपको वीडियो पूरा देखना है और उसके बाद आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल था तो उसको लोगों के साथ शेयर करें और लोगों को बताएं कि भाई किस तरीके से डिफेक्शन काम करता है। तो चलिए, आज का ज्ञान डिफेक्शन के नाम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा, ये मेरा बहुत ही फेवरेट कैरेक्टर है। ये मैं जब गो करना गया था तब वहां से लेके आया था। ये कोकोनट का बना हुआ है, मैंने जानबूझ के इसको आज यहाँ पे रखा हुआ है। कितना मासूम है, देखो। चलिए, ये तो हो गई इधर उधर की बातें। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे। दोस्तों, डिफेक्शन के बारे में जानने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि हमारी कंट्री इंडिया में 3 लेवल पर इलेक्शंस होते हैं: सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल। सेंट्रल लेवल पर पार्लियामेंट होता है। पार्लियामेंट में 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा के लिए इलेक्शंस होते हैं और जो भी कैंडिडेट्स जीतेंगे वो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स बन जाएंगे। ऐसे ही स्टेट लेवल पर भी 2 हाउसेज होते हैं, एक को बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और एक को बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो यहां पर भी चुनाव होते हैं और जो चुनाव जीतेगा वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स बन जाएंगे। और लोकल लेवल पर म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत के चुनाव होते हैं। लेकिन हमें यहां पर यह बात ध्यान रखनी है कि डिफेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल पर एप्लीकेबल होता है, लोकल लेवल पर एप्लीकेबल नहीं होता। इसका मतलब है कि इस वीडियो में डिफेक्शन से रिलेटेड जो भी मैं बात करूंगा वो सिर्फ सेंट्रल लेवल पर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिनको हम एमपीज बोलते हैं, और स्टेट लेवल पर जो मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर हैं जिनको हम एमएलए और एमएलसीज बोलते हैं, उन पर ही एप्लीकेबल होगा। अब हम बात करते हैं डिफेक्शन की। डिफेक्शन का मतलब मैंने आपको क्या बताया? दल बदल, यानी कि एक पार्टी से आप दूसरी पार्टी में चले जा रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही मतलब है डिफेक्शन का? नहीं। डिफेक्शन को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एक पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी का नाम हम ए दे देते हैं। अब वो पॉलिटिकल पार्टी अपने किसी एक कैंडिडेट को टिकट देती है इलेक्शंस में और वो कैंडिडेट इलेक्शन जीत जाता है। अब अगर आप इलेक्शन जीत गए हैं, या तो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए हैं या आप स्टेट लेवल पर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बन चुके हैं। लेकिन आप क्या करते हैं? आप अपनी पार्टी को दगा दे जाते हैं। आप अपनी पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो आपको एक डिफेक्टर कहा जाएगा। आपने डिफेक्शन कर दिया है। ऐसे ही कोई अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, यानी कि वो निर्दलीय है, वो किसी भी पार्टी का हिस्सा नहीं है और वो एक इंडिपेंडेंटली टिकट लेता है, इलेक्शन लड़ता है और वो इलेक्शन जीत जाता है। और इलेक्शन जीतने के बाद वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट क्या करता है? किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो उसे भी एक डिफेक्टर कहा जाएगा। अब आपको एक मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब, उन्होंने क्या किया? कांग्रेस की तरफ से उन्होंने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा, जिसको वो हार गए, तो वो एमपी तो बन नहीं पाए। ना ही उन्होंने स्टेट लेवल पर कोई चुनाव लड़ा था, तो वो स्टेट लेवल पर एमएलए या एमएलसी भी नहीं है। और कुछ ही टाइम पहले उन्होंने क्या किया? कांग्रेस छोड़ के वो बीजेपी में आ गए। तो क्या उन्हें हम एक डिफेक्टर कहेंगे? नहीं, उन्हें हम एक डिफेक्टर नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो ना ही एमपी हैं, ना ही वो एमएलए या एमएलसी हैं, वो किसी भी हाउस का पार्ट नहीं है। तो यहां पर डिफेक्शन की कैटेगरी में आने के लिए आपको हाउस का मेंबर होना जरूरी है, चाहे वो सेंट्रल लेवल के हाउस का मेंबर होना, चाहे वो स्टेट लेवल का हाउस हो। आपको मेंबर होना जरूरी है, तभी आप एक डिफेक्टर की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन आपने सुना होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 20 से 22 एमएलए बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो उनको डिफेक्टर कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एमएलएज हैं, वो स्टेट लेवल पर लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट हैं। अब मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री में ले जाना चाहूंगा। तो 1960s में डिफेक्शन की शुरुआत हुई, लोग एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने लगे। लेकिन एक फेमस इंसिडेंट जो हुआ था वो हुआ था 1967 में।
पंजाब से अलग होकर एक नया स्टेट बना था हरियाणा। हरियाणा में पहली बार इलेक्शंस होते हैं 1967 में। तो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे जिनका नाम था गयालाल। गयालाल ने एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन के रिजल्ट आए तो उसमें गयालाल जीत गए। रिजल्ट आते ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। पहले वो इंडिपेंडेंट थे, निर्दलीय थे, लेकिन रिजल्ट आते ही उन्होंने क्या किया, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। शाम होते होते भाई साहब ने कांग्रेस छोड़कर यूनाइटेड फ्रंट ज्वाइन कर ली और कुछ ही घंटों बाद वापस इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर ली। तो 24 घंटे से भी कम टाइम में वो 3 बार अदला बदली कर चुके थे। तो एक इंसिडेंट है, जब गयालाल ने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर ली तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गयालाल रहते हैं और उनके साथ हरियाणा कांग्रेस के जो लीडर थे राव बीरेंद्र सिंह, वो भी थे। तो राव बीरेंद्र सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि गयाराम अब आयाराम हो चुका है, क्योंकि वो वापस कांग्रेस में आ गए थे। तो उन्होंने इसलिए कहा कि गयाराम अब आयाराम हो चुका है। तो वहां से एक टर्म फेमस हो गया, आयाराम गयाराम। तो आज के टाइम पर डिफेक्शन को एक बहुत फेमस टर्म से डिनोट किया जाता है, आयाराम गयाराम। और ये गयालाल इतने कमाल के आदमी थे कि फिर से 2 हफ्ते के अंदर इन्होंने वापस यूनाइटेड फ्रंट ज्वाइन कर लिया। और इनके बारे में एक बात भी कही जाती है कि जब ये हरियाणा असेंबली में पहुंचते थे तो लोग इनसे बोलते थे कि भाई आज कहां बैठेगा, इधर बैठेगा या उधर बैठेगा। तो ऐसे थे गयालाल साहब, और ये बहुत फेमस टर्म देके चले गए इंडियन पॉलिटिक्स को, आयाराम गयाराम। ये तो बात हुई 1967 की, लेकिन ये चीज थमी नहीं और ये चीज चलते रही 1970s में भी, 1980s में भी। और बातें चल रही थी कि भाई कुछ तो करना चाहिए इसके लिए, वरना ये जो चीज चल रही है दल बदल, ये इंडियन पॉलिटिक्स को बर्बाद कर देगी। और फाइनली 1985 में जब राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट थी, उसमें पार्लियामेंट के द्वारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया बदलाव, जिसको 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहा जाता है। इस अमेंडमेंट के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल नंबर 10 को डाला गया और 2 आर्टिकल, आर्टिकल 102 सब क्लॉज 2 और आर्टिकल 191 सब क्लॉज 2 को भी ऐड किया गया। ये आर्टिकल और शेड्यूल बात करते थे एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, यानी कि डिफेक्शन को रोकने के लिए कानून बनाए गए। और इस लॉ में कहा गया कि जो भी इस लॉ को फॉलो नहीं करेगा, उन मेंबर्स की हाउस की मेंबरशिप को खत्म किया जा सकता है, यानी कि उनकी मेंबरशिप को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं तो उनसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की पोजीशन छीनी जा सकती है, और अगर वो मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर हैं तो उनसे मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर की पोजीशन छीनी जा सकती है। अब बात कर लेते हैं कि शेड्यूल नंबर 10 जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में कहा गया है, उसमें क्या क्या बातें लिखी गई है। पहली बात इसमें यह कही गई है कि अगर कोई कैंडिडेट अपनी पॉलिटिकल पार्टी से रेजिग्नेशन दे देता है, यानी कि इस्तीफा दे देता है, तो ऐसे में उसकी हाउस की मेंबरशिप को खत्म किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई कैंडिडेट अपनी पॉलिटिकल पार्टी की व्हिप को नहीं मानता है तो ऐसे में भी उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई ये व्हिप क्या होता है। व्हिप एक तरीके का आदेश है जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने सभी कैंडिडेट्स के लिए जारी करती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि लोकसभा में किसी मुद्दे पर वोटिंग होनी है, तो ऐसे में जनरली पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, वो व्हिप जारी करती है। और उस व्हिप में लिखा होगा कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी में जितने भी लोकसभा के मेंबर्स हैं, कल उनको लोकसभा में आना है क्योंकि वहां पर वोटिंग है। और साथ में यह भी लिखा रहेगा कि आपको किस फेवर में वोट करना है। और आप अगर उस व्हिप को नहीं मानते हैं, यानी कि व्हिप में लिखा था आपको ए को वोट करना है और आपने बी को वोट कर दिया, और ऐसे में जिस कैंडिडेट ने व्हिप को फॉलो नहीं किया उससे उसकी लोकसभा की मेंबरशिप छीनी जा सकती है, वो भी डिफेक्शन की कैटेगरी में आ जाएगा। तीसरी बात है किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के। कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शन लड़ता है और वो इलेक्शन जीत जाता है, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो ऐसे में उसको एक डिफेक्टर माना जाएगा और उसकी मेंबरशिप खत्म की जा सकती है। चौथी बात है नॉमिनेटेड मेंबर्स के लिए। देखिए दोस्तों, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे स्टेट लेजिस्लेचर हो, दोनों ही जगह पर कुछ मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं, यानी कि उनका इलेक्शन नहीं होता, उनको नॉमिनेट किया जाता है। अगर सेंट्रल लेवल पर बात करें यानी कि पार्लियामेंट की अगर बात करें, तो वहां पर प्रेसिडेंट के द्वारा कुछ मेंबर्स नॉमिनेट करके भेजे जाते हैं लोकसभा और राज्यसभा में। ऐसे ही स्टेट लेवल पर गवर्नर के द्वारा कुछ मेंबर्स नॉमिनेट करके भेजे जाते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो इन नॉमिनेटेड मेंबर से कहा गया है कि जैसे ही आपको नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर के द्वारा, उसके बाद आपके पास 6 महीने का टाइम है। अगर आप चाहें
तो इस 6 महीने के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 6 महीने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो आपकी मेंबरशिप छीनी जा सकती है, आपको एज अ डिफेक्टर कंसिडर किया जाएगा। तो ये 4 बातें तो हो गई कि किस कंडीशन में किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, यानी कि उसकी मेंबरशिप छीनी जा सकती है। अब हम बात करते हैं एक ऐसी सिचुएशन की जिसमें आप पार्टी चेंज करेंगे फिर भी आपको डिफेक्टर नहीं माना जाएगा। तो इस एंटी डिफेक्शन लॉ में कहा गया कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के 1/3 मेंबर्स यानी कि 1/3 मेंबर अगर अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो ऐसे में उनको डिफेक्टर नहीं माना जाएगा, यानी कि उनकी मेंबरशिप को खत्म नहीं किया जा सकेगा, उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकेगा। लेकिन बाद में इस रूल को चेंज कर दिया गया है। ईयर 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी तो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया पार्लियामेंट के द्वारा, और ये जो 1/3 काउंट था इसको बढ़ाकर कर दिया गया 2/3। तो प्रेजेंट में भी वही चल रहा है। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 मेंबर्स छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो उनको डिफेक्टर नहीं माना जाएगा। वेट वीडियो अभी ओवर नहीं हुआ है। अभी तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि डिफेक्शन क्या है और डिफेक्शन के लिए रूल्स क्या हैं, और जो इन रूल्स को फॉलो नहीं करता वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। लेकिन ये डिस्क्वालीफाई करने की पावर किसके हाथ में होती है ये तो अभी आपको मैंने बताया नहीं है। और साथ ही इन रूल्स में कुछ लूप होल्स हैं, कुछ कमियां हैं। उन कमियों का फायदा उठाकर पॉलिटिशियंस पार्टियां चेंज करते हैं। तो वो क्या कमियां हैं, के लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। और हाँ, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है जिसका कमेंट आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना है कि रीसेंट टाइम में आपने कौन कौन से स्टेट्स में डिफेक्शन होते हुए देखा है। चलिए अब जाइए आप सेकंड वीडियो देखने के लिए।